हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू बायोलॉजी चैनल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनेटिलिया की, तो इसी का दूसरा नाम होता है वल्वा। अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो कि कुशन टाइप होता है, कुशन जैसा दिखता है। इसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। कुशन जैसा क्यों होता है? क्योंकि ये बना होता है फैटी टिश्यूज का। मैंने ये क्या बनाए हैं? ये मैंने बनाए हैं प्यूबिक हेयर। ये कवर्ड होता है बाय प्यूबिक हेयर। इसके बाद दो स्ट्रक्चर और आते हैं जो कवर करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को। उनमें से एक का नाम है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा भी कवर्ड होता है विथ प्यूबिक हेयर एंड ये भी फैटी टिश्यू का बना होता है, इसलिए ये भी कुशन लाइक होता है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया लेबिया मेजोरा। तो यहाँ पर लेबिया मेजोरा का मेन काम क्या होता है? इट सराउंड्स वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया मेजोरा के अंदर के साइड प्रेजेंट होता है एक और स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, पेयर्ड होता है। लेबिया मेजोरा जैसे पेयर्ड था, ये भी पेयर्ड है। क्या मोन्स प्यूबिस पेयर्ड है? तो नहीं। और अगर हम देखें तो ये भी फोल्ड लाइक होता है, फोल्ड ऑफ टिश्यू। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अंडर लेबिया मेजोरा। यहां पर प्यूबिक हेयर एंड एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू फैटी टिश्यू ही होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो लेबिया माइनोरा के ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद आता है जहां पर ये पॉइंट है ऑफ मीटिंग, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये जो क्लाइटोरिस होता है मैंने अभी बताया क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह होता है। दूसरा अगर देखें कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जहां पे दो लेबिया माइनोरा ज्वाइन कर रहे होते हैं वहां पर, जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। अगर हम बात करें तो ये होमोलोगस होता है टू पेनिस। अब समझो होमोलोगस का मतलब क्या होता है। होमोलोगस मतलब जिनका सेम ओरिजिन होता है या सेम फंक्शन होता है या सेम स्ट्रक्चर होता है। चाहे उनका फंक्शन या स्ट्रक्चर सेम हो भी नहीं, पर ओरिजिन तो सेम होता ही होता है, उसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? जिनका सेम ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर इसका भी ओरिजिन सेम है। जिस टिश्यू से पेनिस बना है, ठीक है, जिन इरेक्टाइल टिश्यू से पेनिस बना है उसी इरेक्टाइल टिश्यू से क्लाइटोरिस बनता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि इट इज मेड अप ऑफ किससे? इरेक्टाइल टिश्यू। तो इसमें भी ब्लड फ्लो होती है और ये भी एक तरह से इरेक्ट होता है। तो ये होमोलोगस होता है पेनिस के। अगर हम होमोलोगी की बात कर ही रहे हैं, जिनका सेम ओरिजिन है, क्या ये बात समझ आई? होमोलोगस का मतलब क्या होता है? जिनका सेम ओरिजिन होता है, यानी कि दो ऑर्गन में से एक ऑर्गन जिस टिश्यू का बना है, ठीक है, जिससे ओरिजिनेट किया है उसी से दूसरा ओरिजिनेट करता है। तो अगर हम होमोलोगी की बात कर ही रहे हैं तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो लेबिया मेजोरा है इसकी भी होमोलोगी शो होती है टू स्क्रोटम। जिस ओरिजिन से स्क्रोटम बना है उसी ओरिजिन से लेबिया मेजोरा भी बना होता है। क्या ये बात समझ आई? ये होमोलोगी एक्चुअल में पहले पूछी जाती थी कि विच पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल इज होमोलोगस टू पेनिस। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे दिए जाते थे मेजोरा, माइनोरा, मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्लाइटोरिस आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास ओपनिंग आती है, ओरिफिस देख लेते हैं। ओरिफिस इज इक्वल टू ओपनिंग। ओरिफिस यहाँ पे भी लिखा होगा, इसका मतलब क्या है? हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। फीमेल में यूरिनरी ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग अलग अलग होती है, वहीं पे मेल में सेम होती है। तो इधर जो ओपनिंग, एक ओपनिंग अपर साइड वाली है उसको यूरेथ्रल ओपनिंग बोलेंगे। फिर नीचे की साइड जो प्रेजेंट होती है ओपनिंग उसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग। ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ये कवर्ड होती है, जैसे यहाँ पे मैंने मान लो वेजाइनल ओपनिंग बना दी, तो ये पार्शियली कवर्ड होती है बाय अ मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं हाइमन।
ठीक है, तो ये पार्शियली कवर्ड बता रही है। पार्शियली कवर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये सारा का सारा जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको कवर नहीं कर रही है, हाफली कवर कर रही है, और इसको क्या बोलते हैं, हाइमन। हाइमन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्रेक कर जाती है। पहले के टाइम पर यह माना जाता था कि जो हाइमन है ये प्योरिटी दिखाती है फीमेल की, पर क्या ये सही बात है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। हाइमन जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले ही ब्रेक हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, जैसे हॉर्स बैक राइडिंग हो गई, रनिंग हो गई, तो ऐसी ऐसी एक्सरसाइज में ये पहले ही ब्रेक हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाइमन की प्रेजेंस हमें कुछ भी इंडिकेट करती है। तो ये पूरा था अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब यहाँ पर कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे मेल में एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी थी? काउपर्स ग्लैंड थी, और कौन सी थी? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। ऐसे ही फीमेल में भी प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड्स। दो ग्लैंड्स जो कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया में प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, तो सबसे पहली एसोसिएटेड ग्लैंड आती है जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन। बार्थोलिन ग्लैंड, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? वेजाइनल ओपनिंग के साइड्स में, दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। तो कहाँ प्रेजेंट होती है? तो लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। ये भी होमोलोगस ऑर्गन है। किसके होमोलोगस है? तो ये सिमिलर होती है, सिमिलर किससे होती है? काउपर्स ग्लैंड से। किसके पास था काउपर्स ग्लैंड? मेल के पास। क्या काम था? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो ये क्या करेगी? ये भी लुब्रिकेशन करेगी। किसका? तो हम आंसर है वेजाइनल एरिया का, ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक है, तो सिक्रीशन ऑफ म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। क्या ये बात समझ आई? जैसे कि हम अगर इनमें से एक भी ग्लैंड रिमेंबर कर लें, एक भी ग्लैंड याद कर लें, कोपर्स ग्लैंड याद कर ली, और आपको पता है कि बार्थोलिन ग्लैंड जो है उसके सिमिलर है, तो जैसे कोपर्स ग्लैंड जो है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करती है ताकि इंटरकोर्स इजी रहे, वैसे ही बार्थोलिन ग्लैंड भी लुब्रिकेशन करेगी वेजाइनल एरिया का ताकि इंटरकोर्स इजी रहे। तो ये था बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में। तो इसके बाद एक और ग्लैंड आती है जिसका नाम है स्किन ग्लैंड। स्किन्स ग्लैंड, ये जो स्किन्स ग्लैंड होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? नियर यूरेथ्रल ओपनिंग। ये जो मैंने यूरेथ्रल ओपनिंग बनाई है इसके पास प्रेजेंट होती है स्किन्स ग्लैंड। ठीक है, इसके भी लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है स्किन्स ग्लैंड। तो यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ प्रेजेंट होती है? लोकेटेड नियर, कहाँ पे? यूरेथ्रल ओपनिंग। पेयर्ड होती है ये भी, यूरेथ्रल ओपनिंग के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है। ये किसके सिमिलर होती है? तो स्किन ग्लैंड सिमिलर होती है टू प्रोस्टेट ग्लैंड। चाहे इनका फंक्शन सेम नहीं है, जैसे प्रोस्टेटग्लैंड फिब्रिनोलाइसिन सिक्रेट कर रहा था, वैसे ही ये कोई ऐसा एंजाइम सिक्रेट नहीं कर रही है, पर ये बात होती है कि इनका ओरिजिन सेम है, सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से ओरिजिनेट हुई है। इसका काम भी लुब्रिकेशन का है। तो ये दो ग्लैंड थी जो कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे प्रेजेंट थी। अब हम लास्ट एसोसिएटेड ग्लैंड में आते हैं जिसका नाम है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड को भी एसोसिएटेड ग्लैंड में ही काउंट किया जाता है। चाहे मेमरी ग्लैंड फर्टिलाइजेशन में कोई हेल्प नहीं कर रही है, पर मेमरी ग्लैंड अगर आप देखो तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन होती है और उसके बाद जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके बाद जो उसके नरिशमेंट होती है उसमें तो हेल्प कर रही है ना। तो मेमरी ग्लैंड भी एसोसिएटेड ग्लैंड में ही काउंट होती है। अगर हम देखें तो मेमरी ग्लैंड के अंदर कौन क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? तो फैट प्रेजेंट होता है, और फैटी टिश्यूज को क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। साथ में ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिल्क की प्रोडक्शन होती है तो कुछ ना कुछ सिक्रेट करने वाले टिश्यू भी होने चाहिए। तो हमें पता है कि जो ग्लैंड्स होती है जैसे स्वेट ग्लैंड हो गई, ये सब क्या करती हैं? सिक्रेशन करती हैं। तो यहाँ पर भी तो कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेटरल व्यू देखेंगे जिसमें हमने रिब्स बना दिए। तो ये रिब का स्ट्रक्चर बना दिया। तो रिब्स के बीच में यानी इन बिटवीन रिब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो मैंने इंटरकोस्टल मसल बना दिए, और ये क्या बना दिए थे? रिब्स बना दिए थे। अब इसमें आगे चेस्ट रीजन के मसल भी होते हैं, जैसे मैंने ये बना दिया, इसको बोलते हैं पेक्टोरैलिस मेजर, और ये है क्या? मसल। ठीक है, पेक्टोरैलिस मेजर मसल प्रेजेंट होते हैं। इसके आगे आता है मेमरी ग्लैंड।
मेमोरी ग्लैंड के अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं 15 to 20 लोब्स, जिनको बोलते हैं मेमोरी लोब। ठीक है, तो 15 से 20 मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमें लोब्स के अंदर का स्ट्रक्चर देखना है, इसलिए मैंने एक ही बनाया है। तो 15 to 20 होते हैं इन ईच मेमोरी ग्लैंड। ये जो लोब होते हैं ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू कंपार्टमेंट्स, और इन कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? लोब्यूल। जैसे ये एक लोब्यूल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, इस तरह से लोब्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं, ये भी मेमोरी लोब्यूल। ये जो मेमोरी लोब्यूल होता है ना, ये एक्चुअल में किसका बना होता है? मायो एपिथेलियल सेल्स का बना होता है ये। ठीक है, मायो एपिथेलियल सेल्स का। ये जो मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मसल्स प्रेजेंट है मायो, और हमें पता है कि मिल्क की सिक्रीशन के टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो किन की कॉन्ट्रैक्शन होती है? एक्चुअल में इन मायो एपिथेलियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। क्या ये बात समझ आई? इसको अभी थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। अब इन मेमोरी लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो इन मेमोरी लोब्यूल में प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होते हैं यही होती है मिल्क प्रोडक्शन। तो ऐसे ऐसे सारे लोब्यूल में एल्वियोलाई प्रेजेंट है। ये जो एल्वियोलाई है, जैसे मान लो ये मैंने एल्वियोलाई बना दिया एक, तो इनकी अगर हम बात करें तो ये लाइंड होते हैं बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल। ये जो एपिथेलियल सेल होते हैं ये कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल। हमें पता है कि क्यूबॉइडल और कलमनर के पास ही है कुछ सिक्रिएट करने की एबिलिटी। ठीक है, तो उनमें से कौन सा है? ये क्यूबॉइडल सेल होते हैं। और ग्लैंडुलर क्यों बोला? क्योंकि ये कुछ ना कुछ सिक्रिएट कर रहे हैं। क्या सिक्रिएट कर रहे हैं? तो ये सारे बनाते हैं और मिल्क सिक्रीट करते हैं। तो ये क्या हुए? ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल हुए जो कि बनाएंगे मिल्क, और इस मिल्क को कहाँ रिलीज कर देंगे? ये खाली स्पेस में, और इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं? लुमेन। अब ये मिल्क यहाँ पे बन तो गया, ये जो मिल्क है इसको बाहर भी तो निकलना है, तो ये बाहर किसके थ्रू निकलेगा? थ्रू मेमोरी टिब्यूल। तो ये क्या बना दिए मैंने? टिब्यूल। तो वहां पर भी बना देते हैं। तो ये मैंने बना दिए एल्वियोलाई से निकलने वाले मेमोरी टिब्यूल, इस तरह से। अब ये बहुत सारे, अब क्योंकि एक लोब्यूल के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई हैं तो हर एक की ट्यूब्यूल होगी। ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल है ये आगे जाके कनेक्ट करती है और बनाती है एक डक्ट, एक सिंगल डक्ट बनाती है, और उसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। तो इन्होंने ये आगे जाके कनेक्ट करी और ये कनेक्ट करके एक सिंगल डक्ट बन गई, और इस डक्ट को बोल दिया मेमोरी डक्ट। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, और ये डक्ट जो है इस लोब्यूल से बाहर निकल गई। ऐसे ही सेम यहाँ से भी ये डक्ट बाहर निकल गई और यहाँ से भी ये डक्ट बाहर निकल गई। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी, यहाँ पर मैं बड़ा करके बना देती हूँ, ऐसे ही बहुत सारे ट्यूब्यूल आई अलग अलग एल्वियोलाई से। ठीक है, अलग अलग एल्वियोलाई से ट्यूब्यूल आई, ये कनेक्ट कर गई, और जब कनेक्ट करी तो क्या बना दी? एक सिंगल डक्ट बना दी, और ये डक्ट जो है लोब्यूल से निकल जाती है बाहर, और इस डक्ट को क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट। इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट। इस पिंक स्ट्रक्चर को क्या बोला था? इस बलून स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जो ट्यूब्यूल होती है, ट्यूब्यूल ऑफ एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक है, जैसे आपके घर है ये, और घर की गलियां जो हैं वो मिलकर एक मेन रोड बनाती है, वो वाली बात है ये। ठीक है, अब ये जो डक्ट है, जब ये 3-4 ऐसे ही बहुत सारे लोब्यूल्स के डक्ट जब मिलेंगी, ये जिस एरिया में मिलती हैं, जैसे यहाँ पर ये डक्ट मिल रही हैं, वहां पर बनाती हैं ये एक फूला हुआ स्ट्रक्चर, स्वोलन स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? अब बताओ, फूले हुए स्ट्रक्चर को क्या नाम देते थे? एम्प्यूला। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। द स्वोलन स्ट्रक्चर, ये जो आगे बहुत सारी ऐसे ही जो लोब्यूल से डक्ट निकल रही हैं, ये जब फूला हुआ यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देगी तो उसको एम्प्यूला बोल देंगे। क्या ये बात समझ आई? अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कितने एम्प्यूला होंगे? कितने एम्प्यूला होंगे यहाँ पे? क्योंकि एक लोब में एक एम्प्यूला बन रहा है। बात समझ आई कैसे? लोब्यूल से निकल रही है डक्ट, लोब्यूल से निकल रही है, हर एक लोब्यूल से निकल रही है डक्ट। ठीक है, और हमें पता है एक लोब के अंदर कितने सारे लोब्यूल हो सकते हैं, तो बहुत सारी डक्ट निकल रही होंगी, वो डक्ट मर्ज करके कॉमन एम्प्यूला बनाती हैं। ठीक है, तो यानी कि जितने लोब हैं उतने ही एम्प्यूला हुए, क्योंकि एक लोब के अंदर
जितनी भी डक्ट है मर्ज करके एक एम्प्यूला बना रही है। तो कितने हुए एम्प्यूला? 15 से 20। अब ये जो एम्प्यूला है ना, ये आगे जाके फिर से नैरो पार्ट बनाता है और इस नैरो डक्ट को बोल दिया जाता है लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट का क्या नंबर हुआ? वही 15 से 20, क्योंकि हर एक लोब से एक ही लेक्टिफेरस डक्ट निकल पा रही है, क्योंकि एक ही एम्प्यूला बना था। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, ये जो है लास्ट पार्ट है, यही मिल्क को एक्सटीरियर कैरी करके जाता है। तो यहाँ पर जब मैं इसको बंद कर दूंगी तो ऐसे करके 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट जो होती हैं, इस तरह से 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट इस रीजन से बाहर निकल रही होती है और इस रीजन को बोलते हैं निपल एरिया। क्या ये बात समझ आई? तो ये पूरा हमारा था इनसाइड ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। इसको अगर हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखे तो किस तरह से लिख सकते हैं कि एल्वेलाई से निकली मेमोरी ट्यूब्यूल। ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल है, बहुत सारे एल्वेलाई से निकली एक लोब्यूल के अंदर, इन सब ने मिलकर क्या बनाया? मेमोरी डक्ट। बहुत सारे लोब्यूल की जो मेमोरी डक्ट है, ये बहुत सारे लोब्यूल की जो मेमोरी डक्ट है वो आपस में मिली और मिलकर क्या स्वोलन स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको बोल दिया एम्प्यूला। एम्प्यूला जो है वो वापस से नैरो डक्ट में बनी और इस नैरो डक्ट के क्या बोलते हैं? लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट से बाहर। तो ये पूरा एक इसका फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, समझ आया कि क्यों मैं एम्प्यूला को 15 से 20 और लेक्टिफेरस डक्ट को 15 से 20 बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे लोब्स उतने हैं और ईच लोब से एक एक एम्प्यूला निकल रही है। अब ऐसे ही लोब्स के बीच में, जैसे ये एक लोब है मेमोरी लोब, ठीक है, ऐसे ही 15-20 मेमोरी लोब होंगे और दो लोब्स के बीच में प्रेजेंट होता है फैटी टिश्यू, इस तरह से। यानी कि मैंने ग्लैंडुलर टिश्यू तो आपको बता दिए, और क्या प्रेजेंट है? फैटी टिश्यू। एक्चुअल में फैटी टिश्यू को डिपॉजिट जो करता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, वो है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, जितना ज्यादा किसी के अंदर होगा उतना ज्यादा डिपोजिशन ऑफ फैट होगा इन मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आई? अगर हम इसको और थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें तो जैसे मैंने आपको एक बार मैं दोबारा से एल्वेलाई का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे मान लो ये एल्वेलाई बना दिया, इससे मेमोरी ट्यूब्यूल जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल क्यों बोला? क्योंकि क्यूबॉइडल सेल है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और ये सिक्रीशन कर रहे हैं। सिक्रीशन करके ये मिल्क की सिक्रीशन यहाँ कर दे रहे हैं लूमन में। मैंने आपको एक ये चीज भी बताई थी कि यहाँ पर मेमोरी लोब्यूल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मायो एपिथेलियल सेल की। तो मायो एपिथेलियल सेल जो होते हैं ना, कुछ इस तरह के मायो एपिथेलियल सेल की बनी होती है। ऐसे पूरे एक एल्वेलाई को ऐसे कवर कर रखा है, ऐसे सारे एल्वेलाई को इन्होंने कवर कर रखा होता है। ये क्या बनाया मैंने? मायो एपिथेलियल सेल। ये जो मायो एपिथेलियल सेल है ना, इनका क्या काम होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और इन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एल्वेलाई पे, ये जो इसके पास एक एल्वेलाई है, इस पे दबाव पाएंगे। जैसे ही ये दबाव पाते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? मिल्क पे प्रेशर पड़ेगा और वो बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता कौन है? ऑक्सीटोसिन। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मायो एपिथेलियल सेल आर कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन। जैसे ही ऑक्सीटोसिन का अमाउंट इंक्रीज होता है तो मायो एपिथेलियल सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? अच्छा, ये जो मिल्क प्रोडक्शन होती है, दूसरी बात ये समझ लो, ये जो मिल्क प्रोडक्शन होती है ये ऐसा नहीं होता कि ये स्टार्टिंग से जो मतलब कि हमेशा से ही बन रहा होता है, नहीं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये क्यों होती है मिल्क प्रोडक्शन? ये जो मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, ये जो मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, ये क्यों होती है? ड्यू टू अ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। ड्यू टू अ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये करवाता है मिल्क की सिक्रीशन। क्या इतनी बात समझ आई? अब कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। इतना तो हमने समझ लिया कि कैसा स्ट्रक्चर था, ये हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब हम देखते हैं, अच्छा ये समझ आ गया आपको कि मायोएपिथेलियल सेल के बने होते हैं तो इनका काम क्या होता है मायोएपिथेलियल सेल का। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। और छोटी छोटी कुछ बातें समझ लेते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं ना, इनके अंदर मेल्स में भी मेमोरी ग्लैंड होते हैं, फीमेल्स में भी मेमोरी ग्लैंड होते हैं, लेकिन मेल्स के मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। पर क्या सभी में नहीं होता? तो आंसर है नो। कुछ मैमल्स होते हैं जो प्रोटोथेरियंस होते हैं।
प्रोटोथेरियंस हम समझेंगे इवोल्यूशन के टाइम पे, जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस होता है ना, प्लेटिपस, उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड एक्टिव होते हैं और वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी में मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती, कुछ मैमल्स में मिल्क प्रोडक्शन होती है, मेल्स में भी। क्या ये बात समझ आई? दूसरी बात अगर हम देखें, फीमेल में टिल प्यूबर्टी जो मेमोरी ग्लैंड है ये अनडेवलप्ड रहते हैं, पर जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, हमें पता है ये दो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, प्यूबर्टी के बाद इनका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वो उनमें हम बोलते हैं ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन है ये डेवलप करने में हेल्प करते हैं। मैंने बताया एस्ट्रोजन कैसे हेल्प करता है, फैटी टिश्यू को डिपोजिट करके, ठीक है, तो ऐसे ही प्रोजेस्ट्रोन का भी रोल होता है, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो एस्ट्रोजन कैसे हेल्प करता है, कैसे डेवलप करने में हेल्प करता है, तो एस्ट्रोजन जो है डिपोजिशन कराता है फैट की। दूसरा एस्ट्रोजन जो है वो ट्यूबुलर पार्ट की भी ग्रोथ करवाता है। ट्यूबुलर पार्ट कौन सा हो गया? मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, ठीक है, तो ट्यूबुलर पार्ट को भी ग्रो करवाने में हेल्प करता है। पहले प्यूबर्टी से पहले ये सब नहीं डेवलप हो रखा होता। फिर इसके बाद प्रोजेस्ट्रोन की बात करते हैं, तो जो प्रोजेस्ट्रोन है ये एल्वेलाई की डेवलपमेंट करवाता है। ये किसकी डेवलपमेंट करवाता है? एल्वेलाई की। अब समझो, एल्वेलाई को डेवलप करवा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एल्वेलाई को कह रहा है कि मिल्क प्रोड्यूस कर, वो काम प्रोलैक्टिन का ही है। तो आपको क्या हर एक हार्मोन का काम समझ आया? यहाँ पर मैंने दो हार्मोन के काम लिख दिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन के। पहले हमने ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन का समझ लिया, इधर भी लिख देते हैं। फिर ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? मिल्क इजेक्शन का, बाहर रिलीज करवाने का, ठीक है। वहीं पे प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? ये एल्वेलाई की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है प्रोजेस्ट्रोन की तरह। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमेशा याद रखना, एल्वेलाई की डेवलपमेंट भी कराता है और मिल्क की प्रोडक्शन भी करवाता है। सिक्रीशन और इजेक्शन अलग अलग होता है, सिक्रीशन का मतलब बनना होता है, इजेक्शन का मतलब बाहर निकलना होता है। तो ये हमारे कुछ हॉर्मोन्स हैं जिनके क्या क्या काम होते हैं मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट में, वो बताया है। इसके बाद दो और चीज पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो निपल एरिया है, जैसे ये निपल एरिया है, इसके आसपास की जो स्किन होती है वो पिगमेंटेड होती है, इसको बोलते हैं एरियोल। जो निपल एरिया है उसके आसपास आउटर मॉर्फोलॉजी में देखें तो निपल एरिया के आसपास की जो स्किन होती है वो पिगमेंटेड होती है और उस एरिया को बोलते हैं एरियोल। तो एरियोल क्या होता है? पिगमेंटेड एरिया अराउंड निपल। इसके पास प्रेजेंट होते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर्स। रिसेप्टर मतलब कुछ भी रिसीव करने वाले, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर? टेक्टाइल रिसेप्टर। जब बेबी सकल करता है तो ये जो टेक्टाइल रिसेप्टर होते हैं ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कर, और इस वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ये ऑक्सीटोसिन किस पे काम करता है? मायोएपिथेलियल सेल पे, कि कॉन्ट्रैक्शन से मिल्क बाहर निकालो। तो इस तरह से पूरा चलता है ये। क्या आपको ये बात समझ आई? दूसरी बात, ये जो एरियोल होता है ना, ये थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या बनाएंगे? सेबम बनाएंगी। इस सीबम की वजह से जो एरियोल एरिया होता है, ये जो एरियोल और निप्पल का एरिया होता है, ये ड्राइनेस और क्रैकिंग से बचा रहता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहता है। क्या ये बात समझ आई? सीबम की वजह से जो एरियोल का एरिया और निपल एरिया है वो प्रोटेक्टेड रहता है ड्राइनेस। क्या इतनी बात समझ आई? तो ये था हमारा पूरा अबाउट एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमोरी ग्लैंड। तो यहाँ पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।